डीआरडीओ की तरफ से डेवलप किए गए जॉइंट वेंचर प्रोटेक्टिव कार्बाइन अभी आर्मी की फाइनल यूजर ट्रायल को पूरी तरीके से क्लियर कर चुकी है और इसी के साथ ही वे से खरीदे जाने वाले कार्बाइन की टेंडर के कैंसिल होने के चांसेस अभी काफी हद तक बढ़ गया है। इंडियन आर्मी अभी किस वजह से अपनी जनरल फॉर्मेशन को डुअल यूज करने के लिए शिफ्ट करना चाहता है। डीआरडीओ की तरफ से डेवलप किए जा रहे हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट के लॉन्च होने के बाद भारत के आर्म्ड फोर्सेस को क्या क्या फायदा मिलने वाला है। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से अभी किस वजह से अपनी सभी F-18 फाइटर जेट्स को ग्राउंडेड कंडीशन में रखने का फैसला किया गया है और भारत के रफाल खरीदने के बाद अभी रफाल की एक्सपोर्ट ऑर्डर में शार्प इंक्रीज नोटिस किया गया है और अलग अलग देश अब इसको खरीदने के लिए फ्रांस के पास लाइन लगा रहे हैं। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन आर्मी की कार्बाइन टेंडर को लेके है। जब से भारत की तरफ से इंपोर्ट बैन लिस्ट को तैयार किया गया तब से इंडियन आर्मी के लिए खरीदे जाने वाले कार्बाइन की टेंडर को कैंसिल करके इंडियन मेड कार्बाइन्स को खरीदने का प्लान किया गया था। अब पहले इसमें कारगिल की कार 816 कार्बाइन को सिलेक्ट किया गया था और अभी भी कारगिल को इस टेंडर से फॉर्मली बाहर नहीं किया गया, लेकिन इसी बीच इंडियन आर्मी की तरफ से डीआरडीओ की तरफ से डेवलप किए गए जॉइंट वेंचर प्रोटेक्टिव कार्बाइन यानी कि JPVC को टेस्ट किया जा रहा था और अभी इसकी फाइनल ट्रायल को किया गया था। अभी आई रिपोर्ट के मुताबिक 7 दिसंबर को इंडियन आर्मी की तरफ से इनकी फाइनल यूजर ट्रायल को किया गया था, जिसमें जॉइंट वेंचर प्रोटेक्टिव कार्बाइन ने इंडियन आर्मी की सभी क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट को पूरा कर दिया है। ये इसकी यूजर ट्रायल का आखिरी स्टेप था और इससे पहले इसको एक्सट्रीम हॉट वेदर कंडीशन में टेस्ट किया गया था और अभी इसको कोल्ड वेदर कंडीशन में और हाई एल्टीट्यूड रीजन में टेस्ट किया गया था। इसी के साथ ही अभी इसको हमारे आर्म फोर्सेस में शामिल करने के लिए भी क्लियरेंस दे दिया जाएगा और इसे बड़ी मात्रा में इंडियन आर्मी में शामिल किया जा सकेगा, क्योंकि अभी इसकी टेस्टिंग के दौरान जो रिजल्ट पाया गया था वो हमारी DGQS स्टैंडर्ड के साथ मैच कर रहा था, चाहे वो रिलायबिलिटी इशू को लेकर या फिर एक्यूरेसी के मामले में हो। अब जॉइंट वेंचर प्रोटेक्टिव कार्बाइन की बात करें तो एक सेमी बल्ब डिजाइन है और इसका वेट भी काफी हद तक कम है, मतलब आप इसको एक ही हाथ में उठाकर फायर कर सकते हैं। अब इसका जो बट सेक्शन है इसको अपने हिसाब से एडजस्ट किया जा सकता है और इसमें कई तरह के अटैचमेंट को लगाया जा सकता है। इसको मेनली क्लोज क्वार्टर फाइट या फिर कॉम्पैक्टनेस को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया था ताकि इसको इजीली कैरी किया जा सके या फिर इसको छुपाया जा सके। इसमें सेम 5.56 राउंड्स का इस्तेमाल किया जाता है और इसका इफेक्टिव रेंज 200 से 300 किलोमीटर के अंदर बताया जाता है। लेकिन जब मैंने पर्सनली इसका एक रिव्यू किया था तो उस दौरान मुझे डीआरडीओ के साइंटिस्ट ने ये बताया था कि इसकी इफेक्टिव रेंज लगभग 200 मीटर के आसपास है। इसको अभी कानपुर की स्मॉल आर्म फैक्ट्री में बनाया जा रहा है और अगर इसकी मास ऑर्डर को प्लेस किया जाता है तो तभी इसको यहीं पर बनाया जाने वाला है। इससे पहले भी इसको अभी हमारी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की तरफ इस्तेमाल किया जा रहा है और हमारी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस की तरफ से इसको पहले से इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन पैरामिलिट्री फोर्सेस और आर्मी के जो रिक्वायरमेंट होते हैं उनमें थोड़े से अंतर होते हैं, जिस वजह से आर्मी में शामिल होने से पहले इनको और भी टफ टेस्टिंग प्रोसीड्योर से होकर गुजरना पड़ता है। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से है। पिछले 6-7 महीनों में बॉर्डर में जिस तरीके के हालात चल रहे हैं इन सभी को नजर में रखकर इंडियन आर्मी की तरफ से अभी अपने फॉर्मेशन में कुछ बदलाव करने का फैसला किया गया है और अभी इंडियन आर्मी अपनी जनरल फॉर्मेशन को डुअल यूज के लिए तैयार करना चाहती है। आमतौर पर अभी तक हमारे आर्मी की जो बेसिक फोकस था वो वेस्टर्न सेक्टर तक ही सीमित था और हम सिर्फ पाकिस्तान पर फोकस कर रहे थे और हमारी आर्मी की जो ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस थी वो काफी हद तक वेस्टर्न सेक्टर तक ही सीमित था। लेकिन अभी पिछले कुछ महीनों के अंदर काफी कुछ बदल गया है और अभी हमारा फोकस पाकिस्तान से ज्यादा चाइना की तरफ शिफ्ट होने लगा है। इसी वजह से अभी चाइना के बॉर्डर में भी हमारी आर्मी की कॉम्बैट इफेक्टिवनेस को बढ़ाने की बात की जा रही है, क्योंकि एक तरफ अगर पाकिस्तान का साइड की बात करें तो यहाँ पर पिछले 70 सालों से लड़ाई चल रही थी, जिस वजह से हमारी आर्मी की ज्यादातर स्ट्राइक ग्रुप इसी तरफ है, जबकि चाइना को एम करके अभी सिर्फ एक ही माउंटेन स्ट्राइक ग्रुप को वहाँ पे डिप्लॉय किया गया है और अभी इसी वजह से आर्मी की तरफ से अपनी फॉर्मेशन में बदलाव करने के लिए कहा जा रहा है। इसी दौरान गवर्नमेंट की तरफ से ये बताया गया है कि इसके लिए अभी आर्मी को कोई सेपरेट यूनिट्स को तैयार करने की कोई जरूरत नहीं है और हमारी एग्जिस्टिंग फॉर्मेशन को ही डुअल यूज करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए अभी अलग अलग प्रोपोजल को आर्मी हेडक्वार्टर्स में सबमिट किया जा रहा है। अब देखने वाली बात तो ये कि आगे चल के आर्मी की तरफ से इसके बारे में क्या डिसीजन लिया जाता है। अगला अपडेट स्पेस और डिफेंस टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ है। पिछले साल भारत लो अर्थ ऑर्बिट में एक लाइव सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय करके यूएस, चाइना और रशिया जैसे देशों के साथ एंटी सैटेलाइट वॉरफेयर क्लब में शामिल हो गया था और अभी भारत की तरफ से एक बार फिर से स्पेस और डिफेंस के सेगमेंट में ऐसा ही कुछ करने का फैसला किया गया है। अभी भारत की तरफ से एक ऐसे सैटेलाइट को प्लेस किया जाने वाला है जो कि धरती की सरफेस को पूरी तरीके से स्कैन कर सकता है।
इसको अभी देहरादून की इंस्ट्रूमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट की तरफ से डेवलप किया जा रहा है और ये एक हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजिंग सिस्टम यानी कि पेलोड होने वाली है, जिसको हमारे सैटेलाइट में इंस्टॉल करने के बाद इसको लगभग धरती से 500 किलोमीटर की ऑर्बिट में प्लेस किया जाएगा। आमतौर पर अभी हमारे पास जो भी सैटेलाइट मौजूद है उनमें से हम धरती पर नजर तो रख सकते हैं, लेकिन अगर रियल टाइम डाटा की बात करें तो ऐसे में हाई रेजोल्यूशन में हमें ये नहीं पता चलता है कि वहां पर जो ऑब्जेक्ट मौजूद है वो क्या चीज है, मतलब वो दोस्त है या फिर दुश्मन है। और ये मेनली एक्सट्रीम जूम करने के बाद होता है, जहां पर अगर हम 2 ह्यूमन साइज के ऑब्जेक्ट को ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें से दोस्त कौन सा है और दुश्मन कौन सा है ये पता लगाने में मुश्किल होता है। लेकिन अभी DRDO की तरफ से जिस नए सैटेलाइट को बनाया जा रही है एक्सट्रीम हाई रेजोल्यूशन में जाके भी हमको ये क्लियरली दिखा सकता है कि दोस्त कौन सा और दुश्मन कौन सा है। और यहाँ तक कि अगर 2 ऑब्जेक्ट के बीच 12 मीटर का डिस्टेंस होगा तब भी उनको क्लियरली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। और ये आगे चल के हमारे आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों सर्विस के लिए काफी फायदेमंद होने वाले हैं। अगला अपडेट राफेल को लेके है। दोस्तों, जब भारत की तरफ से फ्रांस के साथ राफेल डील को साइन किया गया था उसके बाद इस डील को लेके काफ़ी सारे सवाल किए गए थे, लेकिन भारत की तरफ से राफेल्स को खरीदने के बाद अभी राफेल की मार्केटिंग पर इसका काफ़ी असर दिख रहा है और डसॉल्ट को इससे काफ़ी फायदा होने लगा है, क्योंकि भारत के राफेल खरीदने के बाद ही अभी और भी कई सारे देश इसको खरीदने के लिए लाइन लगा चुके हैं। सबसे पहले तो अगर सिप्री की रिपोर्ट की बात करें 2018 और 2019 के अंदर डसॉल्ट एविएशन राफेल की सेल की वजह से दुनिया की टॉप 25 कंपनीज के लिस्ट में आ चुकी थी और इसमें भारत, यूएई और कतर को सप्लाई की गई राफेल की वजह से डसॉल्ट एविएशन की एनुअल सेल में अब तक का सबसे बड़ा हाइक नोटिस किया गया था और अचानक से राफेल की सेल में ह्यूज राइज को देखा गया था। क्योंकि राफेल की बात करें तो फ्रांस इनको 2004 से इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन तब से अभी तक इसको कोई भी बहुत बड़ा एक्सपोर्ट ऑर्डर नहीं मिला था और लगभग 10 से 11 साल के बाद 2015 में इजिप्ट की तरफ से 24 राफेल के लिए ऑर्डर को प्लेस किया गया था। इसके बाद कतर की तरफ से 2015 में ही 24 जेट का ऑर्डर दिया गया था और फिर 2018 में एडिशनल 12 जेट के लिए ऑर्डर को प्लेस किया गया था। इसी दौरान भारत की तरफ से भी 2016 में 36 राफेल जेट को खरीदने के लिए डील को फाइनल कर दिया गया था, जिनकी डिलीवरी हमें अभी होना शुरू हो चुका है। लेकिन अभी जब से इंडियन एयरफोर्स की तरफ से राफेल को खरीदने का फैसला किया गया था उसके बाद से राफेल की मार्केटिंग में एक बहुत बड़ा हाइक देखने को मिला है और कई देशों की तरफ से अभी राफेल को खरीदने के लिए फ्रांस को रिक्वेस्ट किया जा रहा है, जिसमें से सबसे पहले तो हाल ही में इंडोनेशिया की तरफ से 48 राफेल को खरीदने की बात की गई थी, जिसे अभी वो रिड्यूस करके 36 तक करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं पर टर्की के साथ चल रही तनाव की वजह से ग्रीस की तरफ से भी 5 दिसंबर को 18 राफेल को खरीदने की बात की गई थी और क्रोएशिया की तरफ से भी राफेल को खरीदने की कोशिश किया जा रहा है, क्योंकि क्रोएशिया की तरफ से इशू किए गए टेंडर के अंदर अभी मेनली F-16, ग्रिपेन और राफेल पार्टिसिपेट कर रहे थे और इसके अंदर वो अभी राफेल को सिलेक्ट करना चाहते हैं। अगला अपडेट F-18 सुपर हॉर्नेट्स को लेके। अब सबको पता होगा कि ये फाइटर जेट अभी भारत के लिए काफ़ी मायने रखता है, क्योंकि MMR टेंडर में और इंडियन नेवी की कैरियर बेस्ड फाइटर जेट टेंडर में राफेल और F-18 में से किसी एक का सिलेक्ट होने का चांसेस सबसे ज़्यादा है। और अभी अगर इन दोनों डील को भारत मिला देता है तो उसके बाद जो मेन कंपटीशन होने वाली वो राफेल और F-18 के बीच ही होने वाली है। लेकिन अभी एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई जिसको सुनने के बाद इंडियन एयरफोर्स शायद F-18 को सिलेक्ट करने से पहले एक बार सोचना चाहेगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी अपनी सभी F-18 फाइटर जेट को ग्राउंडेड कंडीशन में रखने का फैसला किया गया है। वैसे आप सबको पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से काफ़ी बड़ी मात्रा में F-18 का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अभी 8 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया की एक F-18 एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करते दौरान क्रैश हो गया था। हालांकि क्रैश होने से पहले दोनों ही पायलट सेफली इजेक्ट कर गए थे। ये F-18 का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यानी कि ग्रॉलर वेरिएंट था और ऐसे 12 एयरक्राफ्ट अभी ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ऑपरेट किया जा रहा है। लेकिन अभी भी क्रैश की वजह से ऑस्ट्रेलिया की तरफ से अपने सभी F-18 को ग्राउंडेड करने का फैसला किया गया है। इससे पहले भी 2018 में ऑस्ट्रेलिया के ग्रॉलर एयरक्राफ्ट एक बार क्रैश हो चुका है, जिस वजह से ऑस्ट्रेलिया के डिफेंस मिनिस्टर ने बताया कि अभी सभी ग्रॉलर्स को ग्राउंडेड कंडीशन में रखने का फैसला किया गया है। अभी तक क्रैश होने की असली वजह का पता नहीं चला है, लेकिन अब ऐसे एक्सीडेंट F-18 की एक्सपोर्ट मार्केट के ऊपर काफी असर डालने वाले, क्योंकि भारत के अलावा भी कनाडा, फिनलैंड, जर्मनी, मलेशिया, स्पेन और स्विट्जरलैंड जैसे देश भी इसको खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसी दौरान अगर ऐसे हादसे सामने आने लगते हैं तो यकीनन बोइंग के लिए एक बहुत ही बड़ा नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। अगला अपडेट ड्रोन्स को लेके। कल मैंने आप सभी को बताया था कि भारत की तरफ से भी इजराइल से स्मार्ट 2000 फायर कंट्रोल सिस्टम को खरीदने की कोशिश की जा रही, जो कि एक तरीके से हमारे जवानों को दुश्मन की ड्रोन्स को मार के गिराने में मदद करने वाले हैं। इसी दौरान आज BSF की तरफ से दिए गए स्टेटमेंट के मुताबिक कल रात को जम्मू एंड कश्मीर के आरएसपुरा सेक्टर में पाकिस्तानी ड्रोन्स को स्पॉट किया गया था।
अब आमतौर पर पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन्स की मदद से हथियारों को अभी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर मौजूद सूरों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। और कल रात को जैसे ड्रोन की मूवमेंट को देखा गया था, उसके बाद से बीएसएफ की तरफ से उनके ऊपर फायरिंग की गई थी और उसके बाद ही वापस चला गया था। अब दिक्कत ये कि ड्रोन काफ़ी छोटे होते हैं, जिन पर दिन में भी मूविंग कंडीशन में एम लगा पाना काफ़ी मुश्किल काम है और रात में इन पर निशाना लगाना और भी मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से बीएसएफ की तरफ से और आर्मी की तरफ से भी इजराइल से स्मार्ट 2000 फायर कंट्रोल सिस्टम को खरीदने का फैसला किया जा रहा है। बीएसएफ के एक सीनियर ऑफिसर का कहना है कि पाकिस्तान की तरफ से इस साल ड्रोन्स की एक्टिविटी काफी हद तक बढ़ा दिया गया है और अगर इसको पिछले साल के साथ कंपेयर किया जाए तो ये उसके मुकाबले लगभग 2 गुना ज्यादा हो चुका है। क्रॉस बॉर्डर फायरिंग की बात करें तो इसमें भी पिछले साल के मुकाबले काफी इंक्रीज नोटिस किया गया था और पिछले साल अक्टूबर तक पाकिस्तान की तरफ से 185 सीज फायरिंग का उल्लंघन किया गया था, लेकिन इस बार अभी तक 314 फायरिंग इंसिडेंट हो चुके हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।